Hello everyone, welcome back in our class BIUCS 311 और आज का हमारा लेक्चर नंबर 17 है और आज हम बात करेंगे मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। मतलब मार्कर से जो संबंधित होते हैं सिलेक्शन, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। तो मार्कर के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि मार्कर क्या है, उसके टाइप क्या हैं। तो और अगला जो लेक्चर हमारा आता है वो आता है कि मार्कर बेस्ड सिलेक्शन या मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग कैसे करेंगे। मॉलिक्यूलर जो मार्कर हैं उनसे हम कैसे ब्रीडिंग करेंगे, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन या मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग कैसे करेंगे। हाउ टू इम्प्रूवमेंट बाय द मार्कर इन आवर क्रॉप या ऑफ आवर क्रॉप, कैसे हम करेंगे अपनी क्रॉप का मार्कर द्वारा सिलेक्शन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन होता क्या है। तो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन जो है वो क्या होता है कि उसमें जो मास अपना होता है, मास MAS, इसको शॉर्ट में कहते हैं मास सिलेक्शन। MAS इज़ द ब्रीडिंग स्ट्रेटजी। एक ये क्या है, ब्रीडिंग की स्ट्रेटजी है। और इसमें क्या होता है, जो सिलेक्शन होता है वो जीन बेस्ड होता है। फॉर ए जीन इज बेस्ड ऑन सिलेक्शन फॉर ए जीन। हम किसी के कारण सिलेक्शन करते हैं किसी जीन के लिए और वो बेस्ड होता है ऑन मॉलिक्यूलर मार्कर्स। और वो बेस्ड होता है मतलब किसके आधार पर होता है, मॉलिक्यूलर मार्कर के आधार पर होता है और क्लोजली लिंक टू द जीन। और जो क्लोजली लिंक होते हैं जो जीन से, जीन ऑफ इंटरेस्ट से, जो हमारा मॉलिक्यूलर मार्कर पे हम किसी जीन का जो सिलेक्शन करेंगे वो जीन बेस पे होगा ऑन मॉलिक्यूलर मार्कर और जो क्लोजली लिंक्ड होंगे रेदर देन, और उसके बाद द जीन इटसेल्फ। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन रिफर टू इनडायरेक्ट सिलेक्शन फॉर ए डिजायरेबल प्लांट फिनोटाइप। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन क्या है, इनडायरेक्ट सिलेक्शन है डिजायर्ड प्लांट फिनोटाइप के लिए बेस्ड ऑन द बेंडिंग पैटर्न ऑफ लिंक्ड मॉलिक्यूलर मार्कर। और वो किसके के आधार पर होता है, जो बेंडिंग पैटर्न आते हैं जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं उसमें बेंडिंग पैटर्न आते हैं, उनके जो लिंक होता है मॉलिक्यूलर मार्कर का, उसके आधार पर हम करते हैं मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन को हम क्या कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट सिलेक्शन है और उसको जो हमारा डिजायर्ड फिनोटाइप है उसको उसके बेस्ड पे हम जो बेस्ड ऑन जो डिजायर्ड फिनोटाइप है उसका हम जो सिलेक्शन करते हैं इनडायरेक्टली बेस्ड ऑन द बेंडिंग पैटर्न। बेंडिंग पैटर्न के आधार पर करते हैं जो लिंक ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर, जिनका लिंक होता है मॉलिक्यूलर मार्कर। इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट फॉर वेरियस इन्वायरमेंट कैरेक्टर्स, मतलब जब हम इम्प्रूव करते हैं क्रॉप प्लांट के किसके लिए, फॉर इकोनॉमिक कैरेक्टर के लिए, वेरियस इकोनॉमिक कैरेक्टर, इकोनॉमिक लक्षणों के लिए यूजिंग इनडायरेक्ट सिलेक्शन। जब हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट सिलेक्शन फॉर लिंक्ड मॉलिक्यूलर मार्कर, जो संबंधित होते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर से, इज रेफर टू एज मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग, और इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग। मेन फीचर्स ऑफ मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के फीचर्स क्या हैं, जैसे एप्लीकेशन, इसमें कम टाइम लगता है और इसके द्वारा हम डायरेक्ट जो है जो हमारे डिजायरेबल जीन होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं डायरेक्टली कम टाइम में, और डायरेक्टली जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो हमारा डिजायरेबल जीन है उसको आइडेंटिफाई करके मार्कर द्वारा, और उनको हम डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाई एक्यूरेसी, इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो हाई होती है। रैपिड मेथड, मतलब इससे जल्दी हो जाती है, इसमें टाइम कम लगता है एज कंपेरिजन द कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड। फ्री फ्रॉम इन्वायरमेंटल इफेक्ट, इस पर कोई भी इन्वायरमेंट का इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि ये लैब में हम करते हैं। फिर परमिट्स जीन पैरामीडिंग, इसके द्वारा हम जीन पैरामीडिंग भी कर सकते हैं, परमिट्स ये करता है। रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी, इसके लिए जो लेबोरेटरी होती है वो अच्छी चाहिए, सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी चाहिए इसके लिए। और हेल्थ हजार्डस, और ये हेल्थ के लिए हजार्डस होते हैं। तो एक चार्ट हम देखते हैं कि कन्वेंशनल, सबसे पहले हम जान लेते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग, जैसे जो हमारी प्लांट ब्रीडिंग है कन्वेंशनल वाली, तो उसमें क्या होता है कि P1 और P2 को क्या कराया, जैसे रेसिपिएंट पेरेंट है, ये डोनर है, इसने अपना जीन इस पेरेंट को दिया, ये डोनर पेरेंट है, और यह रिसीवर है, इसने रिसीव किया P2 का जीन।
अब इसमें F1 पॉपुलेशन आई, फिर F2 पॉपुलेशन। F1 में क्या, F1 पॉपुलेशन ये प्रोजनी होगी, फिर इसको हमने ग्रो किया, फिर F2 पॉपुलेशन, यहाँ पे आया वेरिएशन। फिर F2 पॉपुलेशन से जब क्या होता है, सिलेक्शन स्टार्ट होता है। लार्ज पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लांट, यहाँ पे बहुत मतलब थाउजेंड्स ऑफ मतलब 1000 प्लांट हैं लगभग। तो यहाँ पे हम कर रहेंगे फिनोटिपिक सिलेक्शन, किसके आधार पर, कन्वेंशनल ब्रीडिंग द्वारा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, जैसे सैलिनिटी स्क्रीनिंग ऑफ फाइटोट्रॉन, तो इसमें ग्रीन हाउस ट्रायल लगाएंगे और फील्ड हाउस, पहले ग्रीन हाउस ट्रायल हमने लगाया, फिर सैलिनिटी के लिए स्क्रीनिंग किया, फिर बैक्टीरियल लीफ विलाइट के लिए स्क्रीनिंग हम देख रहे हैं फिनोटिपिकली। फास्फोरस डिफिशियंसी प्लाट है ये, तो इसमें भी हम सिलेक्शन कर रहे हैं। जो फील्ड ट्रायल या ग्रीन हाउस में हमें लगाने पड़ते हैं, उसके बाद हम इंतज़ार करते हैं क्रॉप का ग्रो होने का, तब हम इसमें सिलेक्शन कर पाते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग द्वारा। तो उसके बाद और फिर हम जान लेते हैं प्रोसीजर ऑफ मार्कर एसिड सिलेक्शन। जैसे कि हमने आपको पिछले इस फिगर में दिखाया था कि जो हमारा कन्वेंशनल ब्रीडिंग में था उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। P1 P2 को क्रॉस कराया, F1 प्रोजनी, फिर F2 प्रोजनी, फिर उसको ग्रो किया, फिर हम फिनोटिपिकली सिलेक्शन करते हैं। लेकिन मार्कर एसिड सिलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। जैसे उसमें हम जीन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनको जीन को डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया मार्कर एसिड सिलेक्शन द्वारा आइडेंटिफाई करके, और उनको हमें ये ट्रायल नहीं लगाने पड़ते हैं, फिनोटिपिकली सिलेक्शन नहीं करना पड़ता है इसे, और उसमें कम समय लगता है। प्रोसीजर ऑफ मार्कर एसिड सिलेक्शन क्या है सब, तो इसका हम प्रोसीजर जान लेते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, जो भी हमें जीन ट्रांसफ़र करना है जिससे भी या जिसमें जीन ट्रांसफ़र, सबसे पहले हम क्या करें, अपना डिजायरेबल पेरेंट सिलेक्ट करेंगे, वी सिलेक्ट द डिजायरेबल पेरेंट्स। फिर डेवलपमेंट ऑफ ब्रीडिंग पॉपुलेशन, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे ब्रीडिंग पॉपुलेशन का। फिर आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रॉम ईच प्लांट, फिर हमें जिस हमारी पॉपुलेशन डेवलप होगी उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो DNA है वो प्रत्येक प्लांट से आइसोलेट कर लेंगे। फिर स्कोरिंग RFLP, और जो हमारा RFLP मार्कर है इसकी स्कोरिंग देखेंगे, मतलब इसकी मैचिंग देखेंगे, जो वेरिएशन होता है उनका हम वेरिएशन देखेंगे। फिर कोरिलेशन विद मार्फोलॉजिकल ट्रेट्स, और जो मार्फोलॉजिकल ट्रेट्स होंगे यहाँ पे हम क्या करें, फिनोटिपिकली सिलेक्शन करेंगे। तो मार्फोलॉजिकल जो ट्रेट्स होते हैं उनके आधार पर हम क्या करेंगे, उनका कोरिलेशन देखें, उन लक्षणों का कोरिलेशन देखें, जो मार्फोलॉजिकल लक्षण होते हैं उनका कोरिलेशन देखेंगे। तो इनको चल देखते हैं आगे। तो एक ये ओवरव्यू है ऑफ मार्कर जीनोटाइपिंग का। तो सबसे पहले वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द लीफ टिश्यू सैंपल, सबसे पहले हम क्या लेंगे, लीफ टिश्यू का सैम्पलिंग लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आइसोलेशन कर लेंगे, DNA एक्सट्रैक्शन, DNA को हम आइसोलेट कर लेंगे अपने जो सैंपल है उससे। उसके बाद PCR करेंगे, PCR के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और मार्कर एनालिसिस। तो मार्कर ऐसा, जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं तो उसमें क्या होता है, ऐसे ये बैंड बन जाते हैं, बैंडिंग पैटर्न होता है, जिसके आधार पर इसमें क्या होता है, एक तरफ क्या होता है, लैडर लगा रहता है, इसके ही आधार पर हम क्या करते हैं, DNA की माप देखते हैं। जैसे 1 kb का 2, तो ये अलग अलग साइज का आता है, वो अपने अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं। 500 kb का, 100 kb का, 200 kb का आता है, तो उसके आधार पे हम देखते हैं बेंडिंग पैटर्न। जैसे ये वेरिएशन क्या है, जैसे ये यहाँ तक है ऐसे, तो ये जो हमारी वेरिएबल पॉपुलेशन थी, हमने सभी प्लांट का DNA एक्सट्रैक्शन किया और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, और उसके बाद हमने देखा कि इसमें जो बेंडिंग पैटर्न आया है वो देखो कितना वेरिएबल है, कुछ प्लांट का यहाँ तक आ रहा है, कुछ का यहाँ तक आ रहा है। तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मार्कर एनालिसिस के द्वारा जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है उसके अकॉर्डिंग इसका वेरिएशन देख लिया जाता है। तो ये एक ओवरव्यू है मार्कर जीनोटाइपिंग का। फिर आता है मार्कर असिस्ट ब्रीडिंग। तो पहले जो पिछली स्लाइड थी इससे पिछली, उसमें दिखाया था कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग क्या होती है। कन्वेंशनल ब्रीडिंग में जैसे फिनोटिपिक सिलेक्शन कर रहे थे हम, किसमें, ग्रीन हाउस ट्रायल लगाकर या फील्ड में ट्रायल लगाकर। लेकिन मार्कर एसिड सिलेक्शन में क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, मार्कर द्वारा जो है जीन जो हमारे होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके, जो अनडिजायरेबल जीन होते हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं, और जो डिजायरेबल जीन होते हैं उनको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पॉपुलेशन में उनको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मार्कर एसिड सिलेक्शन में हमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द सैंपल,
मतलब सबसे पहले डेवलप कर देंगे हम अपनी पॉपुलेशन जब हमने डेवलप की P1 और P2 प्लांट है हमारे, तो ये ससेप्टिबल है किसके अगेंस्ट, किसी भी मान लो एनी डिजीज़ के लिए ससेप्टिबल है और ये रेसिस्टेंट है। बट द P1 प्लांट है द डिजायरेबल कैरेक्टर फॉर एग्रोनॉमिकल। इसमें क्या है, एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो P2 प्लांट है इसमें एक जीन सबसे अच्छा है कौन सा, रेसिस्टेंट टू डिजीज़ के। तो हमें इसका जीन कौन सा चाहिए, रेसिस्टेंट जीन चाहिए इसमें, लेकिन बाकी कैरेक्टर हमें इसी के चाहिए क्योंकि ये एग्रोनॉमिकल अच्छा है और इसमें ससेप्टिबल है ये। तो ये क्या है, डोनर पेरेंट, डोनर और ये रिसीवर पेरेंट है। तो इसका जब हमने दोनों का क्रॉस कराया, इसने रिसीव किया और F1 आया, तो F1 में इसका जो रेसिस्टेंट जीन है वो आ गया। फिर F2 प्लांट, फिर F1 में वेरिएशन नहीं होता, इसीलिए हम F2 प्लांट, इसलिए F2 प्रोजनी ग्रो करते हैं। F2 प्रोजनी ग्रो की तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट हुए। फिर हमने देखा कि सबका हमने सैंपल लिया, प्रत्येक प्लांट का, ऑल प्लांट्स का सैंपल ले लिया हमने। फिर उसके बाद जैसे PCR किया, जैसे इनका DNA एक्सट्रैक्शन किया, फिर PCR किया, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जैसे हमने इस वाले में दिखाया आपको, जैसे ये आप लोग देख रहे हैं कि ये वेरिएशन है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसी के आधार पर जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हमने, फिर उसी के आधार पर हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं किसका, जो हमारा कि प्लांट एग्रोनॉमिकल बेस्ड और रेसिस्टेंट जीन जिनमें आ गए हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे ये है, ये सिलेक्ट किया, एक ये किया, तो ये सिलेक्ट कर लिया हमने किसके आधार पर, मॉलिक्यूलर मार्कर के आधार पर। इसमें ऐसे मार्कर जीन होंगे जो ये दर्शाते हो, क्लोजली लिंक्ड जीन होंगे, जो इसमें हमारे जो मार्कर सिलेक्शन में पता लग जाएगा हमको। और बाकी जो प्रोजनी होगी, इनका सैंपल हमने लिया था, तो ये प्रोजनी हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ये बस ये प्रोजनी जैसे ये है तो ये ले लिया, ये ऐसे करके हम ये इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा जो प्लांट होंगे हम उनको ही आगे लेकर जाएंगे नए अगली जनरेशन में। तो ये मार्कर ऐसे सिलेक्शन का फ़ायदा होता है। लेकिन जो हमारी कन्वेंशनल ब्रीडिंग थी, इसमें हमने क्या किया, F2 प्रोजनी ली, फिर हमने प्लांट ग्रो किए, इसमें फिर स्क्रीनिंग की। लेकिन इसी के कंपैरिजन में हम देखते हैं कि हमारा जो मार्कर एसिड सिलेक्शन है, हमने F2 प्रोजनी तो ग्रो की यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे हमने कोई ट्रायल फील्ड में नहीं लगाया, यहाँ पे हमने क्या किया, लैब में ही लगा दिया। और इसको हम क्या करेंगे, जैसे हमें जो सैंपल लेना होता है DNA का, तो वो DNA का सैंपल हम क्या कर सकते हैं, सीडलिंग स्टेज में ही ले सकते हैं। लेकिन जो हमारी कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग है, इसमें हमें पूरे प्लांट ग्रो करने पड़ते हैं। देखो आप, इनका हमें इंतज़ार करना पड़ता है पूरी क्रॉप ग्रो में, उसके बाद फिनोटिपिकली सिलेक्शन होता है इसमें। तो इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इसमें टाइम कम लगता है मार्कर एसिड सिलेक्शन में। और एक्यूरेसी, इसकी जो बात हुई थी कि फीचर्स में एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी इसीलिए होती है इसमें क्योंकि इनमें कंफर्म हो जाता है कि कौन से प्लांट जो हैं, कौन सा जो हमारा सैंपल है उसमें रेसिस्टेंट जीन है, तो उसी को हम आगे लेके जाते हैं, तो इसीलिए इसकी हाई एक्यूरेसी होती है। लेकिन कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग में हमें मतलब सिलेक्शन करना पड़ता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तब हम उसको यूनिफॉर्मिटी आती है, तब हम उसको एज ए रिलीज वैरायटी करते हैं। फिर आता है सिलेक्शन बाय पेरेंट्स। पहली जो हमारी स्टेप है हम इनको देख लेते हैं। वैसे हमने आपको सब बता ही दिया है इनमें, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो द पेरेंट्स शुड बी सच एज टू बी गेट यूजुअल लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। जो पेरेंट हम ले रहे हैं उसमें मतलब ऐसे इतने लेवल का हो कि वो यूज हो जाए क्या, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वेरिएशन इन द RFLP मार्कर, जो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म मार्कर है, उसमें ये जो हमने पेरेंट सेलेक्ट किए हैं उसमें इतना वेरिएशन हो कि वो इसमें यूजेबल हो। फॉर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट वी हैव टू स्क्रीन germplasm एंड सिलेक्ट पेरेंट विद डिस्टिंक्ट DNA। जो हम सिलेक्शन करते हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट के लिए, तो इस स्क्रीनिंग करते हैं germplasm की और सिलेक्ट करते हैं पेरेंट किसके लिए, डिस्टिंक्ट DNA के लिए, DNA आइसोलेशन करने के लिए।
द पेरेंट दैट आर यूज्ड फॉर मार्कर एसिड सिलेक्शन शुड बी प्योर। जो पेरेंट हम मार्कर एसिड सिलेक्शन में कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, प्योर होने चाहिए। और इन सेल्फ पॉलिनेटेड स्पेसीज प्लांट्स आर यूजुअली होमोजाइगस। और जो सेल्फ पॉलिनेटेड स्पेसीज होती हैं उनमें प्लांट्स जो होते हैं आर यूजुअली क्या होते हैं, होमोजाइगस होते हैं। इन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पेसीज इनब्रेड लाइन्स आर यूज्ड एज ए पेरेंट। और जो क्रॉस पॉलिनेटेड स्पेसीज हैं तो उनमें उनकी जो हम इनब्रेड लाइन डेवलप करते हैं वो यूज करेंगे हम किस में, मार्कर एसिड सिलेक्शन में। सेल्फ पॉलिनेटेड स्पेसीज हम ऐसे ही यूज कर लेते हैं क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेटेड होती हैं, तो यूजुअली क्या होते हैं, वो प्योर मतलब वो क्या होमोजाइगस ही होते हैं। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेटेड स्पेसीज होती हैं उनमें हम जो इनब्रेड लाइन डेवलप करेंगे पहले, फिर जो इनब्रेड लाइन होंगी उनको यूज एज ए पेरेंट करेंगे इसमें मार्कर एसिड सिलेक्शन में। यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा है वो RFLP मार्कर में चल रहा है, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में सब पढ़ा दिया डिटेल में। फिर करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ब्रीडिंग पॉपुलेशन। तो जैसे कि हमने फिगर में भी बताया कि P1 और P2 पेरेंट हमने सेलेक्ट किए अपने, एक ससेप्टिबल है एक डिजायरेबल है। वह ससेप्टिबल पेरेंट हैव द डिजायरेबल कैरेक्टर फॉर द एग्रोनॉमिक ट्रेड्स। उसमें एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, इकोनॉमिकल कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो ससेप्टिबल है अगेंस्ट द डिजीज़। कोई भी डिजीज़ यहाँ पे मान लो आप मान सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द P1 एंड P2 पेरेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, P1 और P2 पेरेंट लिया है हमने और यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को क्रॉस कराया। द क्रॉस बिटवीन P1 एंड P2 पेरेंट प्रोड्यूस द प्रोजनी इज कॉल्ड F1। और जो प्रोजनी आएगी जब हम P1 और P2 को क्रॉस कराएंगे तो ये प्रोजनी आ गई हमारी F1। और उसके बाद F1 में हम सेल्फिंग करने के बाद यहाँ पर ग्रो करेंगे तो आ जाएगी प्रोजनी हमारी कौन सी, F2। और इसमें क्या होगा, जो पॉपुलेशन होगी वो सेग्रीगेट करेगी, क्योंकि आपने ब्रीडिंग में पढ़ा होगा जो टॉपिक होंगे, कुछ भी कई टॉपिक होंगे तो उनमें F2 का जिक्र आया हो कि वो सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन, क्योंकि सिलेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, F2 से, क्योंकि F2 में ही पॉपुलेशन क्या होती है, सेग्रीगेट करती है। F1 में क्या होता है, जैसे जो डोमिनेंस जीन होता है तो वो जो जीन इसमें जो गैमेटिक फॉर्मेशन होता है, जो गैमीट बनते हैं उसमें अगर डोमिनेंट है तो वही प्रभावी रहेगा उसमें, तो उसी का प्रभाव रहेगा, तो इसमें यूनिफॉर्मिटी होती थी, यहाँ पे हम सिलेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन F1 के बाद जब F2 पॉपुलेशन होती है तो इसमें सभी जीन क्या होते हैं, वो अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं और F2 में सेग्रीगेट होता है, मतलब जो पॉपुलेशन होती है उसमें वेरिएशन आ जाता है, किसी की हाइट कम ज़्यादा है या अपने अपने जो इसमें जो है सेग्रीगेशन होता है। तो ये हमारी डेवलपमेंट हो गई पॉपुलेशन। तो आइसोलेटेड तो DNA, फिर इनसे क्या करते हैं, F2 पॉपुलेशन हमारी हो गई, फिर DNA आइसोलेशन कर लेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू ऑब्टेन फ्रैगमेंट ऑफ DNA आइसोलेट करेंगे और जो आइसोलेटेड DNA होगा उसमें हम स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे और DNA को कट कर देंगे इनटू फ्रैगमेंटेड ऑफ DNA, छोटे छोटे हिस्सों में DNA को काट देते हैं। फिर द DNA फ्रैगमेंट ऑफ डिफरेंट साइजेज आर सेपरेटेड बाय सब्जेक्टिंग द डाइजेस्टेड DNA एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर DNA के जो फ्रैगमेंट होंगे डिफरेंट साइजेस के, उनको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। वाई द सब्जेक्टिंग द डाइजेस्टेड DNA टू एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा जो DNA के फ्रैगमेंट होंगे अलग अलग साइजेस के, उनको सेपरेट कर लेंगे। फिर द जेल स्टेन विद इथीडियम ब्रोमाइड द्वारा जो जेल होगा उसको हम स्टेन करेंगे, मतलब रंगेंगे इससे। एंड द वेरिएशन इन DNA फ्रैगमेंट कैन बी व्यूड, और जो DNA के फ्रैगमेंट में जो वेरिएशन होगा वो हमें दिख जाएगा इन द अल्ट्रावायलेट लाइट। जब हम इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट के द्वारा हमें दिख जाएगा कि DNA के फ्रैगमेंट में जो भी वेरिएशन। फिर स्कोरिंग ऑफ RFLP, तो स्कोरिंग में देखते हैं कि द पॉलीमॉर्फिज्म और RFLP, मतलब जो वेरिएशन होता है इन पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मतलब वेरिएशन, विविधता इन RFLP बिटवीन द पेरेंट एंड देयर इन्वॉल्वमेंट इन रिकॉम्बिनेशन, और इनमें जो रिकॉम्बिनेशन है पेरेंट और उनका जो रिकॉम्बिनेशन बना है इन F2 पॉपुलेशन में, इनमें हम वेरिएशन देखते हैं, इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग DNA प्रोब।
और वो डिटरमाइन कैसे करते हैं, हम कैसे मापते हैं, डीएनए प्रोब के द्वारा। और डीएनए प्रोब क्या होते हैं, ये स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लिक एसिड। और ये कैसे यूज होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस होते हैं उसके द्वारा हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज करा देते हैं डीएनए को, और ये डिटेक्ट कर लेते हैं टारगेटेड सीक्वेंस को। तो ये हमारी बात हो गई डीएनए प्रोब की। और उसके बाद जो लेवल प्रोब आर यूज टू फाइंड आउट द फ्रैगमेंट हैविंग सिमिलैरिटी, और द प्रोब विल हाइब्रिडाइज ओनली विद दोज सेगमेंट विच आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। और जो प्रोब होंगे वही हाइब्रिडाइज होंगे जो सेगमेंट के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जिनका नेचर कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक उल्टा होगा। जैसे हमने पिछले जो कई वो हुए हमारे चैप्टर, तो उनमें बताया कॉम्प्लीमेंट्री जो स्टैंड होते हैं वो कैसे करते हैं अपनी, जैसे पीसीआर वाले चैप्टर में हमने बताया था आप लोगों को। तो जनरली 32P जो 32 फॉस्फोरस होता है उससे क्या करते हैं हम, जो डीएनए होता है उसको हम क्या करते हैं, लेवल कर लेते हैं। जो हमारे डीएनए प्रोब होते हैं, छोटे छोटे जो सेगमेंट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। 32P फॉस्फोरस होता है ये, इससे लेवल करके और फिर डिटरमाइन करते हैं हमारा RFLP के जो वेरिएशन होता है उसको, इसको हम यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, RFLP में। RFLP जो मार्कर होता है जो डीएनए प्रोब एज ए हाइब्रिडाइजेशन सेगमेंट यूज करते हैं। फिर आता है कोरिलेशन विद मार्फोलॉजिकल ट्रेट्स। जो मार्फोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं उनका हम कोरिलेशन देखते हैं, सहसंबंध देखते हैं उनका। द प्लांट सिलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर, जो हम सिलेक्ट करते हैं प्लांट मॉलिक्यूलर मार्कर की हेल्प से, आर टेस्टेड टू टारगेट इन्वायरमेंट। और उनको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं हमारा जो टारगेटेड इन्वायरमेंट होता है। जैसे डिजीज रेसिस्टेंट, जैसे हमने अभी जो एग्जाम्पल लिया था वो डिजीज रेसिस्टेंट के लिया था, तो उसी डिजीज़ के इन्वायरमेंट में हम क्या करेंगे, जो हमने प्लांट सेलेक्ट किए हैं RFLP मार्कर द्वारा, तो उनको हम क्या करेंगे, ग्रो करेंगे उसी इन्वायरमेंट में, टारगेटेड इन्वायरमेंट में। देयर फिनोटिपिक स्क्रीनिंग एंड एग्रोनॉमिकल परफॉर्मेंस, और उनकी जो फिनोटिपिक स्क्रीनिंग होगी वो भी करेंगे, और एग्रोनॉमिकल उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि अगर वो डिजायरेबल होंगे तो हमारा सक्सेसफुल है। And once the correlation molecular marker is established with morphological marker, and marker assist selection can be effectively used to genetic improvement of various economic traits। और जो मार्कर असिस्ट सिलेक्शन है इसको हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं किसके लिए, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए, वेरियस इकोनॉमिक ट्रेट्स के लिए। तो ये एक फिगर है, जैसे कन्वेंशनल बैक क्रॉसिंग है और वो मार्कर असिस्ट बैक क्रॉसिंग मेथड है। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो मेथड है बैक क्रॉसिंग का, तो उसमें कई ईयर लग जाते हैं हमें अपना जो जीन ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे 99.9 तक हम कर सकते हैं इसके द्वारा, कन्वेंशनल द्वारा, लेकिन उसमें 8-10 साल लग जाते हैं उसको ट्रांसफ़र करने। लेकिन जब हम यूज करते हैं मार्कर एसिड सिलेक्शन, तो इसमें क्या करते हैं, BC1 के बाद, जैसे पॉपुलेशन P1 P2 को क्रॉस कराया, उसके बाद P1 का F1 से क्रॉस कराया जो, तो बैक क्रॉस का क्या होता है, द क्रॉस ऑफ F1 विद आइदर ऑफ इट्स पेरेंट इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस मेथड। तो हमने P1 से इसको क्रॉस कराया, उसके बाद BC1 आया, उसके बाद जब BC1 में क्या किया, यूज बैकग्राउंड मार्कर टू सिलेक्ट प्लांट टू हैव मोस्ट मार्कर एंड स्मॉलेस्ट परसेंट ऑफ डोनर जीनोम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, BC2 के लिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपना जो डोनर जीनोम, जो हमारा डिजायरेबल ट्रेट्स होता है डोनर जीनोम का, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, कम टाइम लगता है मार्कर सिलेक्शन जो हम करते हैं बैक क्रॉस के लिए। तो एडवांटेजेस क्या है इसकी, तो एक्यूरेसी इसकी हाई होती है क्योंकि यहाँ पे हम सिलेक्टेड जीन ही आगे ले जाते हैं। फिर रैपिड मेथड है, इसके द्वारा कम समय लगता है एज कंपेरिजन टू कन्वेंशनल ब्रीडिंग। नॉन ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट, और ये नॉन ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट है, यहाँ पे कोई भी ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कोई हम नया मतलब कोई फॉरेन जीन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसेसिव एलील्स, इसके द्वारा रिसेसिव जो होते हैं अप्रभावी एलील्स होते हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
फिर अर्ली डिटेक्शन ऑफ ट्रेड्स, और यहाँ पे हम अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं। जैसे कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या होता है कि हम ट्रायल लगाते हैं, उसके बाद जो फिनोटिपिकली उसको देखते हैं ट्रेड्स को इन फील्ड में या ग्रीन हाउस में। लेकिन हम इसको मार्कर एसिड सिलेक्शन में क्या सीडलिंग स्टेज में हमने DNA आइसोलेशन किया और PCR किया, उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, वहीं पे हम डिटेक्ट कर लेते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ ट्रेड्स। फिर स्क्रीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट ट्रेड्स, इसके द्वारा जो डिफ़िकल्ट ट्रेड्स होते हैं उनका भी स्क्रीनिंग हम कर सकते हैं। हाई रिप्रोड्यूसिबल और स्मॉल सैंपल फॉर टेस्टिंग, और इसके लिए स्मॉल सैंपल की ज़रूरत होती है टेस्टिंग के लिए। और इसके जो अचीवमेंट्स हैं मार्कर एसिड सिलेक्शन के, कुछ अचीवमेंट्स आपको बताने से राइस का है PB1 और JRBB 55, इम्प्रूव्ड पूसा बासमती 1 इसके द्वारा डेवलप की गई, और इम्प्रूव्ड सवा मसूरी किसके ये इस पेरेंट से सिलेक्ट की, इसका नाम है BPT 5204, जैसे इसका अनदर नेम। फिर हाई मार्कर एसिड सिलेक्शन द्वारा इम्प्रूव्ड QPM9, हाई प्रोटीन मेज है ये QPM9। पर्ल मिलेट में HHV 67-2 और वीट में पैटविन। ये कुछ उदाहरण है, इसके एग्जाम्पल है अचीवमेंट के मार्कर एसिड सिलेक्शन के लिए। तो हमारा मार्कर एसिड सिलेक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि उसके मार्कर क्या होता है और इसके टाइप्स के बारे में। तो आज हमने पढ़ा मार्कर एसिड सिलेक्शन के बारे में। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक्स।